एलटी ग्रेड के सिलेबस में हम लोग उन टॉपिक्स को इस समय ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं जिनके टॉपिक्स या वे टॉपिक्स डायरेक्टली जो है टीजीटी से भी रिलेटेड हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट से। क्योंकि एलटी का विज्ञापन अब आया है और ट्रेंड का विज्ञापन पहले से ही है और हम लोगों को एग्ज़ाम में जाना है। वो अलग की बात है कि आजकल में चीज़ें टल रही हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक के टलेंगी नहीं और वो भी जल्दी ही डेट आपको देखने को मिलेगी कि आखिर जो है एग्ज़ाम आयोग कब कराएगा। तो इस वजह से जो है हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट को जो है ध्यान में रखते हुए एलटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एलटी ग्रेड का पूरा विज्ञापन आ गया है और इसके हिसाब से चीज़ों को जो है अब हमें अपनी रणनीति को बदलनी पड़ेगी और उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। आज 4:30 वाले सेशन में जो है हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो सबसे पहले जो है हम लोग एलटी ग्रेड का क्लास कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम इस जो है नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। क्यों, पहले बात कर लें कि पढ़ लें तब बात कर लें? हाँ हाँ सर, पहले पढ़ लेना, फिर बात को पढ़नी होती है। हाँ हाँ, पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो बात करने में समय निकल जाता है। हम लोगों का आज का टॉपिक था विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ आप लोगों ने टीजीटी में अच्छे से पढ़ा है। बायोग्राफी बहुत ज़्यादा जो है एलटी ग्रेड में नहीं पूछी गई है अब तक के जितना ट्रेंड रहा है। जो यहाँ पर जो भी राइटर है उसका वर्क ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है अपेक्षा उसकी बायोग्राफी के। लेकिन बायोग्राफी बिल्कुल अगर नहीं पता होगी तो भी चलेगा नहीं। चीज़ें जो है हमें जानना है, यूनिवर्सल जो फैक्ट हैं किसी भी राइटर के, वो तो हमको जो है जानना ही जानना है। और थोड़ा हम अच्छे से जान लेंगे अगर, क्योंकि ये टीजीटी के जो है राइटर हैं और टीजीटी में ए टू जेड सब पूछा जाना है, तो इसलिए जो है हम थोड़ा इनके फैक्ट भी जानते चलते हैं। हालांकि एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम भी होता तो भी चलता। हालांकि पूरा हमने इसमें रखा नहीं है, ये नोट्स जो बना हुआ है पूरा एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया है इसलिए क्योंकि नुकसान नहीं करेगा। तो हमें टीजीटी में भी जानना है, अगर सिर्फ एलटी का होता तो ये थोड़ा और कंसाइज नोट जो है हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं ये रोमांटिक पोइट हैं, वेल नोन है और इन्हीं से जो है माना जाता है कि रोमांटिक एरा स्टार्ट होता है, इन्हीं के वर्क से फीचर इसका देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो रोमांटिक एरा है वो कब से कब तक के आता है। तो ये 1785 या 98, 85 से भी माना जाता है क्योंकि वहाँ पर सेंसिबिलिटी इंड होती है, और 98 इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका लिरिकल बैलेट आता है। 1830 या 32 तक के जो है इसकी इंडिंग मानी जाती है, मतलब लगभग अराउंड 45 साल का ये एरा होता है। इसमें जो है इस रोमांटिक पीरियड का जो मेन एरा माना जाता है, मेन सेंचुरी मानी जाती है 1798 से, चूंकि ये है स्टार्ट, तो इसलिए 18th जो लेट 18th हो जाती है और अर्ली 19th, तो 2 सेंचुरी को जो है ये कवर करता है रोमांटिक पीरियड। इसका मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये भी जो है 2 सेंचुरी को कवर करते हैं, क्योंकि इनका जो मैग्नम ओपस आता है, मैग्नम ओपस मतलब एक बड़ा वर्क, हालांकि मैग्नम ओपस तो इनका लिरिकल वो है, प्रिल्यूड है, लेकिन जो इस एरा का जो बिगिनर वर्क है वो 98 में आता है, तो ये 18 सेंचुरी हो गया। और बाकी जो वर्क इनके आते हैं वो सब जो है 1800 के बाद आते हैं, तो ये 19 सेंचुरी हो गया। इसमें जो है ये अगेंस्ट किस चीज के आता है, ये रेशनलिज्म या इनलाइटमेंट या कह सकते हैं न्यू क्लासिकल एज के अगेंस्ट ये आता है। The term romanticism is derived from the French remount meaning romantic story told in verse। एक कोई रोमांटिक स्टोरी जो वर्ष में जो है कही जाती है, पद्य में कही जाती है। इट डज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। ऐसा नहीं कि प्यार वार का मैटर है,
और यहाँ पर चिट्ठी उट्ठी लिख रहे हो, ये नहीं है, रोमांटिक एरा है जहाँ पर जो है जो रोमांटिक वर्सेस हैं, स्टोरीज हैं, वर्सेस में लिखी जाती हैं। जो इस पीरियड के किंग्स होते हैं, जॉर्ज सेकंड है, जॉर्ज थर्ड है, जॉर्ज फोर्थ है और विलियम फोर्थ है। विलियम फोर्थ के बाद जो है आपका विक्टोरियन चालू हो जाता है। इस पीरियड में जो है रोमांटिक पीरियड के जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं, सैमुअल टटल कॉलरिज, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर जो इनका जो है पहला वर्क है, किसका, लिरिकल बैलेट का। कुबला खान इनका वर्क आता है। विलियम ब्लेक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, इंडिमियन, हाइपेरियन। सेली का वो टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथियस अनबाउंड, एडोनिस, ओजामेंडास। लॉर्ड बायरन का चाइल्ड हॉरर्स पिलग्रिम्स। ये वर्क ऐसे हैं जो कंटेम्प्रेरी वर्क हैं, किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ की। जैन ऑस्टेन का प्राइड एंड प्रेजुडिस काफी महत्वपूर्ण वर्क है रोमांटिक एरा का। और इम्मा 1815 में जो आता है। और मैरी सेली का फ्रैंकेस्टाइन। ये जो है रोमांटिक एरा के विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं और उनके वर्क हैं। विलियम शेक्सपियर के अगर हम लाइफ की बात करें तो जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुकसन इनके मम्मी पापा रहे हैं। 7 अप्रैल 1770 को जो है कुकर माउथ में कम्बरलैंड आइलैंड में इनका जन्म होता है। ही वॉज सेकेंड ऑफ 5, पांचवे में से दूसरे बच्चे हैं ये अपने पेरेंट्स के। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। उनके पिताजी लॉयर थे। बहुत कम जगह से आपको लिखा मिलेगा कि इनके पिताजी लॉयर थे और एक लैंड एजेंट थे। ही लास्ट बोथ पेरेंट्स बाय द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में जो है ये आर्फन हो गए, अनाथ हो गए। हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 8 इयर्स। जब ये 8 साल के थे तब इनकी माताजी खत्म हो गई, मतलब कब, 78 में। और 83 में इनके पिताजी खत्म हो जाते हैं। स्कूल उनका जो है हॉकहेस में रहा है, काफी ठीक ठाक गुजरा है। 87 में जो एस.टी. जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में आते हैं। 17th की उम्र में जो है इनको एस.टी. जॉन्स कॉलेज में एडमिशन मिला था, जो कि टूर जो फ्रांस का है उसके दौरान वहाँ पर ये इनका टूर भी एक फिक्स होता है। और डिग्री इनकी 1791 में इनको मिल जाती है, किसकी, एमए की डिग्री है शायद, एमए नहीं डिग्री है। और 97-98 में जो है ये जो है कॉलेज छोड़ देते हैं और लिरिकल बैलेट जो है यहाँ पर आता है इनका। डोरोथी इनकी सिस्टर रहती हैं, ग्रासमेयर में रहते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। मैरी एचेंसन से जो है शादी कर लेते हैं। और माना जाता है कि कई जगह पर मिल जाता है कि इनकी स्कूल फ्रेंड्स थी या ऐसे ही थी। इनकी एक गर्लफ्रेंड पहले भी रही हैं जो बहुत शार्ट अफेयर इनका चला है, शायद नाम जानते हो आप लोग, क्या नाम है, एनिटी वेलन। नहीं एनिटी वेलेंट के अलावा है। एनिटी वेलेंट के अलावा जो है एक कोई और है। हाँ कौन सा नाम, मिसेस उनका नाम हाँ हैथवेथ करके, हाँ वो इनकी बहुत शार्ट टाइम, हाँ शार्ट टाइम की गर्लफ्रेंड रही। और फुल टाइम की जो है एनेट वेलेन आ गई, शादी जो है मैरी हचनसन से हो गई। ये सारे फैक्ट जो है टीजीटी में आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। 1795 में इनको जो है रजले कैलेट के द्वारा जो है वो मिल जाता है लिगेसी। और 42 में जो है इनको पेंशन मिलती है 300 पाउंड की जो है। और 1838 में जो है ये डरहम यूनिवर्सिटी से एक ऑनरेरी डिग्री लेते हैं। 39 में जो है ये लेते हैं ऑक्सफोर्ड से। 1843 में पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए जाते हैं। और 23 अप्रैल 1850 में जो है रेडल माउंट में इनकी डेथ हो जाती है। काज होता है प्लेरिसी, जो एक लंग डिजीज होती है। एस.टी. ओसवाल चर्च ग्रासमेयर में इनको बरी कर दिया जाता है। तो ये रहा इनका लाइफ। और लाइफ में जो है जितने चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी हैं वो लगभग एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। बाकी जो हमारा टीजीटी का नोट्स है वो विस्तृत है,
वहां पर जो है बायोग्राफी और व्यापक तौर पर दी गई है। हमें देखना है इनका वर्क। इनके 2 वर्क हैं। जाहिर सी बात है कि इनके जो राइटर हैं एलटी ग्रेड के, टोटल राइटर पोइट्री के 22 हैं और प्रोज में शायद 28 हैं। कितने हो गए? 30, 20, 50। और प्रो उसके ड्रामा में 9 राइटर हैं, तो 59 राइटर इसमें एलटी ग्रेड में हैं। लेकिन राइटर के बजाय यहाँ पर जो है सिलेबस में या आप एग्जाम में भी देखेंगे प्रीवियस के, वर्क को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। तो हम यहाँ पर वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन जितना जानकारी चाहिए वर्ड्सवर्थ के विषय में वो भी लगभग हमने पर्याप्त यहाँ पर दे रखी है। अब इनका वर्क आता है जो प्रेस्क्राइब्ड है, वो 2 वर्क है। एक तो है इनका, देख लो भाई, ये सिलेबस है, सिलेबस दिख रहा है जी? यस सर। ये मिल गए विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। इनका टिंटर नवे है और वर्ड इज टू मच बीथस है। टिंटर नवे एक लॉन्ग पोइम है, वर्ड इज टू मच बीथस एक छोटी पोइम है, इनका सोनेट है। तो आज जो है हम वर्ड इज टू मच बीथस कवर कर लेते हैं और टिंटर नवे चूंकि शिफ्टों में पढ़ना पड़ेगा उसको नेक्स्ट डे देखते हैं। वर्ड इज टू मच बीथस वर्ड्सवर्थ का एक पोइम है, 19th सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस वर्क इनका माना जाता है, जो माना जाता है कि अराउंड 1802 में ये लिखा गया है। और 1807 में एक कलेक्शन आता है इनका पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें ये पब्लिश होता है। और रोमांटिक पीरियड की उस समय की जो चीज़ें होती हैं, मेटलिज्म है, उस चीज़ को इस वर्क में डिपिक्ट किया गया है। Wordsworth deep concern about how industrialization and materialism were alienating humans from nature। कैसे जो है जो व्यवसायीकरण है, औद्योगिकरण है और जो भौतिकता है, भौतिकवाद है, ये व्यक्ति को जो है नेचर से अलग करता जा रहा है। The poet criticized the modern world for losing its connection with the spiritual and natural aspect of life। उस चीज का तो जो है आलोचना करते हैं कि व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल और नेचुरल चीजों से बिल्कुल अलग हो रहा है। इसकी जगह पे फोकसिंग इंस्टिंक्ट ऑफ वेल्थ, वो धन पर फोकस कर रहा है, एंड कंजप्शन और बड़ा ही उपभोग करने पे, चीजों पे भोग विलास में पड़ा हुआ है। थ्रू इट्स सोनेट, थ्रू दिस सोनेट्स वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस a longing for the simpler, more spiritual, connected time, even imagining himself as a pagan to regain a sense of wonder toward nature। यहाँ पर ये कहते हैं कि हम इतना आधुनिक बन गए हैं, इतना सभ्य बन गए हैं, इतना मटेरियलिज्म दुनिया में आ गए हैं, बेहतर होता कि हम पैगन ही होते। पैगन लोग जो क्या होते थे कि जो है प्रकृति के गोद में रहते थे, वो उनके जो है देवी देवता पेड़ों में पौधों में हुआ करते थे। आज भी जो है आप जाइए रूरल एरिया में तो कोई पीपल को पूजता है, कोई नीम को पूजता है, और सबके अपने अपने डड़वैया बाबा हैं, कौन कौन से बाबा हैं, सब कहीं ना कहीं प्राकृतिक तौर पर जो है वो उनको जो है डिवोटी हैं, उन चीज़ों के डिवाइन चीज़ों को प्राकृतिक चीज़ों में मानते हैं। तो वर्ड्सवर्थ का भी यहाँ मानना है कि जब क्रिश्चियनिटी के आने के पहले एंग्लो सेक्शन में 400 के पूर्व, लगभग 400 के करीब में जो है थॉमस बकेट के टाइम पर जो है क्रिश्चियनिटी आना चालू हुआ एक झंडे के नीचे। इसके पहले सब पैगनिज्म था। तो वही बढ़िया थे, अगर हम पैगन होते तो बढ़िया थे और हम प्रकृति की गोद में रहते। पोइम जो है ये पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट है। स्ट्रक्चर 40 लाइन का है और ये ऑक्टेव और सस्टेस में डिवाइड होता है, जैसा कि मिल्टन की जो पोइम्स हैं वो भी इसी में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट जो है 8 लाइन होगा और सेकंड जो है फेज इसका 6 लाइन का होगा। द सोनेट स्ट्रक्चर मिरर द इमोशनल प्रोग्रेशन। ऑक्टेव में क्या होता है कि ऑक्टेव में इनका जो है एक मॉन्स एंड प्रेजेंट कंडीशंस को डिपिक्ट करते हैं, और जो सस्टेस होता है उसमें इमेजिनेशन होती है इनकी
कि कैसे जो है इस मेटलिज्म का और जो है इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, वो चीज सस्टेस में दिखाया गया है। ऑक्टेव में जो है प्रेजेंट कंडीशन को डिपिक्ट किया गया है। जैसे मिल्टन के ऑक्टेव और सस्टेस में देखेंगे अगर, तो ऑक्टेव में जो है कोई एक सिचुएशन क्रिएट करी गई है और सस्टेस में उसका सोल्यूशन दिया गया है। वर्ड्सवर्थ के जो है सोनेट में ऑक्टेव में जो है प्रेजेंट कंडीशन दिखाई गई है और सस्टेस में जो है उसका सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया है। आपसे जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि ऑक्टेव में दिखाया गया है फला फला चीज और सस्टिव में ये चीज दिखाई गई है, कौन सा सही है, 1 2 सही है, 2 3 4 सही है या 3 सही है। इस तरह के जब क्वेश्चन बनाएगा तो ये फैक्ट आपके काम आएंगे। जी मेरी बात समझ आ रही, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। जी सर जी। राइम स्कीम जो है ए बी अब्बा अब्बा वही सीधे सीधे पहले से सब लोग रटे पड़े हो, ऑक्टेव और सस्टेस का है। सस्टेट। हाँ, हालांकि इसका सीडीसी भी मिलता है, लेकिन इनकी राइम स्कीम यही है जो हमने बताया है आपको। आयाम्बिक पेंटामीटर है, 5 मेट्रिकल फीट होता है ईच लाइन में। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का पैटर्न होता है, जैसा कि आयाम्बिक में हम टर्म में भी पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा इनका वाइम। सोनेट है एक, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, धैर्य बना के रखिएगा। कहते हैं द वर्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून। दुनिया हमारे लिए जो है, जो दुनिया में चीजें दिखावटी चीजें हैं, जो आधुनिकता है वो बहुत हो गई है। पहले से भी थी, लेट एंड सून पहले से भी थी और अब कुछ और ज्यादा हो गई है। मनुष्य हमेशा से दुनिया की चीजों में इतना व्यस्त रहा है कि उसका जीवन केवल भौतिकता तक ही सीमित हो गया है। वो प्राकृतिक चीजों को जो है नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। हम कमाने में और खर्च करने में ही अपनी सारी शक्तियों को जो नष्ट कर दे रहे हैं। हमारी सारी ऊर्जा जो है कमाने और खाने में ही चली जा रही है और हम प्रकृति का मजा या प्रकृति का आनंद जो है नहीं ले पा रहे हैं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज अवर्स। प्रकृति में इतनी ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसमें से अपनी चीजों को बहुत कम देख पा रहे हैं। हमारी इसमें क्या चीजें हैं, ये चीज हम बहुत कम देखते हैं, नहीं जान पा रहे हैं। हम मेटलिज्म में चीजों को खोए हुए हैं। हमने प्रकृति से अपना जो है लगाव बिल्कुल हटा दिया है। वी हैव गिवन अवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून। हमें तो लगता है कि शायद अपने हमने दिल को भी खो दिया है, दिल ही नहीं हमारे पास, क्योंकि दिल जो है हमेशा प्राकृतिक चीजों की डिमांड करता है। जो शुरुआत में जैसे आप इनका एक वर्क पढ़े होंगे टीजीटी में, ओड ऑन इमॉर्टलिटी ओड, इंटीमेशन ऑन इमॉर्टलिटी ओड, उसमें जो है, और एक रेनबो, उसमें जो है वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि बच्चा एक जो है ईश्वरीय प्रतिरूप लेकर के यहाँ आता है और वो प्रकृति जो है नेचुरली वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। वो फूलों को देख करके बड़ा खुश होता है, सुबह सूर्य की किरणों को देख के बड़ा लालायित होता है, वो पौधों को पास जा करके छिपता है, उनसे खेलता है। लेकिन जो जो बड़ा होने लगता है, प्री नेटल एग्जिस्टेंस की कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने यहाँ पर दिया है। लेकिन जो जो बड़ा होता जाता है वो मेटलिज्म में खोता जाता है और प्रकृति से अपने आप को दूर करता जाता है। वो यहाँ वही चीज को दोहरा रहे हैं इस सोनेट में कि ऐसा लगता है कि हमने वो दिल ही खो दिया है और एक ऐसी चीजों के विषय में जो है हम इंडल्ज हो गए हैं, वहां पर जा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। ऑक्सीजन तक के हम फिल्टर करके ले रहे हैं। दिल्ली में जब ठंडी में सर्दियों के मौसम में जब वहाँ ऑक्सीजन लेवल डाउन पड़ता है तो वहाँ इक्विपमेंट्स बिकने लगते हैं ऑक्सीजन वाले, कि जो बड़े बड़े लोग हैं ऑक्सीजन ले ले, फिल्टर करके अपने घर में ऑक्सीजन वाली हवा दें। ये स्थिति आ गई है। कहते हैं हमने अपने दिल को खो दिया है और बहुत ही गलत चीजों के भाव में हम लोग बहते जा रहे हैं। भौतिक सुखों को हमने चुन लिया जो कि शर्मनाक है।
दिस सी दैट बेयर्स हर बूसम, ये लाइन पूछी गई है कौन सी, लिटिल वी सी इन द नेचर। सॉर्डिड बून, ये भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिला है। यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई, ऑक्सीमोरन। और ये गिवन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये भी फ्रेज जो है आपको प्रीवियस में मिला होगा, पूछा गया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूसम टू द मून, ये जो चांद है, ये समुद्र है, हम जब छत पे खड़े हों या आप जो है चांदनी रात में जब खड़े हों और जो है बढ़िया बिल्कुल खुला आसमान है, तो ऐसा लगता है कि जो चांद है वो समुद्र से निकल रहा है। चांद और समुद्र जो है कई जो समुद्र के किनारे लोग हैं उनको दृश्य ऐसा दिखता है कि जो चांद है बड़ी दूर से जो है समुद्र से निकल रहा है और यह उसका कोई कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि वो आगोश में ले रहा है चांद को समुद्र अपने में, और बहुत ही मनोरम है प्राकृतिक दृश्य जो है होता है समुद्र के तट से देखा जा सकता है चांदनी रात में, और वो चीज जो है हम खो रहे हैं। द winds that will be howling at all hours, हवाएं जो है जो हर समय चला करती हैं, अपनी ध्वनि एक अपनी निकाला करती हैं, वो लगातार चारों ओर चल रही हैं, लेकिन हमें वो चीजें सुनाई नहीं पड़ रही हैं। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, लेकिन जो अब है, जो अब का समय है, जो ज्यादा मॉडर्निटी आ गई है, अब लगता है कि वो सारी हवाएं बिल्कुल शांत हो गई हैं। हम जो है अब दूसरी जगह दुनिया में पहुंच गए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगे हैं। अब वो हवाएं शांत हो गई हैं, ऐसे शांत हो गई हैं जैसे कोई फूल सो रहे हों, फूल मुरझा गए हों, इस तरह से जो है वो शांत हो गई हैं। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अब गैदर्ड एंड लाइक स्लीपिंग, कौन सा, सिमली, सिमली। लेकिन ये जो हवाओं का संगीत था, जो मनोरम आवाजें आती थी, वो हमने खो दिया है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम हर समय हर जगह इन सब चीजों से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड्स रेदर वी, हमें ये सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। हे ईश्वर, मैं इन सब चीजों को पसंद करता हूँ, लेकिन ये हमें सारी चीजें मिल नहीं पाती। अब पैगन सकल इन अ क्रीड आउटड्रॉन, पुराने जो परंपराएं थी जहाँ मूर्ति पूजा होती थी, पैगन होते थे, वही सब थी, वही सब ठीक था। ऐसा लगता है कि मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर पैगनिज्म में ही चला जाऊं, वही चीज ठीक रहेगी। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, ताकि मैं इस सुंदर घास के मैदान, जो प्रकृति के मनोरम दृश्य हैं, मैं उनके साथ में रह सकूं, वहां खड़ा होकर के उसका सौंदर्य जो है महसूस कर सकूं, उसके जो है आनंद को ले सकूं। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझे मिले, और ये सब चीजों लगता है कि जो सामने में कल्पना कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, ये एक मुझे ग्लिम के समान है। ऐसा है कि एक झलक सी कम से कम मुझे मिल जाए, वही मुझे जो है सुकून दे देगी। प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ महसूस कर रहे हैं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजन फ्रॉम द सी, प्रोटियस एक जो है सी गॉड है, ये सी गॉड है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटियस और एक दूसरे जो है कौन है, ट्रिटॉन, प्रोटियस है ट्रिटॉन, हाँ, ये प्राचीन समुद्री देवता है, और ये जो है हाँ बहुत ही रहस्यमयी इनकी उपस्थित रहती थी। तो ये उनका जो है यहाँ पर उनको फील कर रहे हैं कि मैं ऐसा चीजों को देख सकता पैगन यदि मैं होता। आर हार्ट ओल्ड ट्रिटॉन ब्लो हिज वेदर्ड हॉर्न, और मैं पुराने टाइटन्स को, सर्पिल सींग वाले थे ये, उनको जो है बाहर निकल के जब वो सींगे की आवाज उनके आती तो मैं उनको भी मैं सुन पाता। तो हवाओं की आवाज और ट्रिटॉन एंड प्रोटियस का जो है आभास, ये सारी चीजें यहाँ पर वर्ड्सवर्थ को हो रहा है। थीम इस पोइम की जो है एलिनेशन फ्रॉम नेचर हो सकता है, मेटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है,
यहाँ पर चीजें आपने गेटिंग एंड स्पेंडिंग जो फ्रेज लिया है वहां से ये टोन निकल करके थीम आती है। लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये एक थीम हो सकती है। और लॉस ऑफ वंडर, मतलब जो है हमारा जो स्वतंत्र रूप से टहलना घूमना प्रकृति में था उस चीज का खोना एक थीम हो सकती है। जो टोन इस पोइम की है वो एक क्रिटिकल है, वो मॉडर्न चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मॉडर्न भी कर रहे हैं कि वो सारी चीजें खो गई हैं प्रकृति की, वो आनंदमय चीजें जो है। और यहाँ पर उनका खुद का इमेजिनेशन का भी रिफ्लेक्शन होता है और खुद का पैशन भी इसमें देखने को मिलता है, जो सस्टेस में आप उनके देख सकते हैं। मेलंकलिक मूड है इस पूरे पोएम का जो है, नोस्टाल्जिया है क्योंकि पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, कि ट्रिस्टॉन ये होते और पैगनिज्म होता, तो ये एक नोस्टाल्जिया भी आपको मूड देखने को मिलता है। जो इसके एग्जाम ओरिएंटेड कोट हैं, जैसे द वर्ड इज टू मच विथ अस, इसका जो पहली ही लाइन है वही जो है कई बार पूछी गई है, एग्जाम ओरिएंटेड है। वी हैव गिवन आवर हर्ट अवे आर सार्टिड बून, ये पूछा गया है। यहाँ पर ह्यूमैनिटी को जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे चीजों को जो है आप करो ताकि प्राकृतिक चीजें ना जो है बिखरने पाए। ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन सेकल्ड इन अ क्रीड आउट वर्ण, ये जो है मॉडर्न चीजों को रिजेक्ट करते हैं, उसकी जगह पर स्पिरिचुअलिटी को सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं। प्रोटियस एंड ट्रीटॉन्स जो सी गॉड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द नेचर और एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ का जो पोइम था, कौन सा पोइम पढ़ा आज हम लोगों ने जी? वर्ड इज टू मच विथ अस। चूंकि एलटी ग्रेड पढ़ रहे हैं, एलटी ग्रेड में जो है अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वर्ड इज टू मच विथ अस पर ही आप लोगों को 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कल जो है इस पे मिल जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड। अभी ये जितना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और सेल्फ क्रिएटेड एमसीक्यूज दे रहे हैं, जो खुद बना के क्रिएट करके दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो है एक हम अलग से सीरीज चलेगी अभी कुछ दिन के बाद, जिसमें अब तक के क्वेश्चन पर्टिकुलर इस वर्क से पूछे गए हैं वो जो है हम आपको देंगे। और फिर तीसरे फेज में हम जाएंगे जब, तो वो क्वेश्चन होंगे जो एक्सपेक्टेड हैं कि आगे में भी पॉसिबल के पूछे जा सकते हैं। तो 3 फेज में हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम, हालांकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये तो इसी के साथ पढ़ाई के साथ ही है, और बाद में जब थोड़ा पढ़ाई हमारी हो जाएगी तो फिर हम सेकेंडरी पे जाएंगे जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, फिर इसके बाद वो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड होंगे हमारे कि एग्जाम में आ सकते हैं, मे बी पॉसिबल। अभी हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहे हैं कि वर्ड इज टू मच विथ अस क्या है, इसकी थीम क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकेब है, कौन कौन से इसमें रेफरेंसेस हैं, क्या इसका फीचर है, क्या इसका पोएटिक एनालिसिस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो रहा आज का हमारा वर्ड इज टू मच विथ अस बाई रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। अब हम लोग जो है चलते हैं आज के विज्ञापन